नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे टोटल 50 प्रश्न। ये जो 50 प्रश्न है ये 6 से 10th की जो बुक्स है आरबीएससी की ओल्ड बुक्स उनसे बनाए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि ओनली रीड के लिए सही रहेगा या रीड के लिए ही है। ये राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न हैं। आज जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये वन लाइनर है। डायरेक्ट प्रश्न पढ़कर आपको आंसर बताया जाएगा। इससे आपके टाइम की बचत होगी। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन लेके आए जाएंगे। तो चलिए देखिए कितने प्रश्न हैं टोटल, ये याद रखिए। इसमें 50 प्रश्न हैं, आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो क्वेश्चन का लेवल है कैसा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये इन बातों से पता चलेगा, किससे? कमेंट में बताने से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हैं, लेवल कैसा है। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आपके पास लगभग अब 1 महीना ही बचा है, तो अच्छे जी तोड़ मेहनत कीजिए। फिक्स है, फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो सभी को पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। सिंधु व सहायक नदियों के आसपास, यानी सिंधु और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उसी के पास सेंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पूरा स्थल मिले हैं। तो राइट आंसर होगा सिंधु व इसकी सहायक नदियाँ। अगला प्रश्न है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? कहाँ मिलेगी? ऋग्वेद में मिलती है। वेद 4 है जिसमें ऋग्वेद में अधिकतर चीज़ें बताई गई हैं, तो आत्मा के आवागमन की परिकल्पना भी ऋग्वेद के अंतर बताई गई है। अगला प्रश्न है, यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ है? यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ है? गांधार कला शैली का। किसका हुआ है? गांधार कला शैली का। गांधार कला शैली का हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है? क्या है? मध्यम मार्ग है। राइट आंसर होगा मध्यम मार्ग। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो किस नाम से हुआ है? निगंड नाथपुत से। किससे हुआ है? निगंड नागपुत से हुआ है। किसका? वर्धमान का उल्लेख। अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें कि अगर मेरी स्पीड फास्ट चल रही है तो मैं इसको थोड़ा स्लो करूँगी, और अगर स्लो है तो मैं इसको फास्ट करूँगी। ओके। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी स्पीड है वो सही है, क्योंकि आप जितना जल्दी रिवीजन करेंगे, जितना क्वेश्चन को माइंड में लाएंगे, उतना आपके लिए जल्दी या कह सकते हैं सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया? किसमें? मास्की व गुर्जरा अभिलेख में मिला है। किसका? अशोक का अशोक नाम। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण हैं? तो कौन से पक्षी के हैं? गरुड़ पक्षी के चित्र दोनों के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है, पंच भारत की विजय भारत में किस राजा ने की? तो राइट आंसर होगा हर्ष ने। हर्ष यानी कि हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, बाण ने हर्ष चरित्र में किस शासक के लिए कहा है कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान है? हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान है। किसके लिए कहा गया है? प्रभाकर वर्धन के लिए कहा गया है। प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्षवर्धन के पिताजी है प्रभाकर वर्धन। तो बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में कहा है हूण रूपी हिरण के समान। कौन? प्रभाकर वर्धन। बाण भट्ट की एक और रचना है कादम्बरी। कौन सी? इसने 2 रचनाएं लिखी है, कादम्बरी और हर्षचरित। अगला प्रश्न है, जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है? तो आंसर होगा भटार गुरु। ये कक्षा 7 का प्रश्न है। जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है भटार गुरु। अगर आपको रीट में कह सकते हैं सिलेक्शन चाहिए
तो आपको 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं उनको रट कर पीना है या घोट कर पी जाइए, क्योंकि आप खुद अगर मैच करेंगे या मिलान करेंगे तो जो 6 से 10 तक की बुक है और जो रीड का सिलेबस है वो 99.99% उन्हीं बुक्स से उठाया गया है। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 6 से 10 तक की बुक्स के जितना भी कंटेंट है उनको अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया किसने? अलवार संतों ने। अलवार यानी जो विष्णु की उपासना करते थे उन्हें अलवार संत कहा गया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, और अलवार विष्णु के उपासक थे तो शिव के उपासक को कहा गया है नयनार। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 12। अगला प्रश्न है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? नौकरशाह क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। अगला प्रश्न है, अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता है? क्या कहलाता है? इलाही। क्या कहलाता है? इलाही। और अकबर ने एक धर्म भी चलाया था, कौन सा धर्म? दीन ए इलाही, है ना, दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ ये पूछना चाहता है। तो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? इसी के एक साल बाद 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को ईरानी यानी कि फारसी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है? किस स्मारक को ईरानी फारसी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है? तो राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये पूछना चाहता है। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ओके, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? लाला हरदयाल। सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1976 में, किसके समय? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद हैं? तो मुख्य न्यायाधीश समेत यानी 34 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश एक होगा तो अन्य न्यायाधीश कितने हो जाएंगे? 33। तो राइट आंसर है 34। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वो देगा जिला प्रमुख को। भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? यानी कि मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी तो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, तो वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई है वो पूछना चाहता है। तो राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ओके, अगला प्रश्न है, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या है कितनी है? 5 है। कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं? 7। तो यहाँ पर पूछा है संभाग, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? यानी कि भारतीय जो प्रामाणिक समय है वो ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो वो हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने को कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। राइट आंसर होगा परिक्रमण। सर्वाधिक वायुदाब होता है कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्र पर। कहाँ पर होता है? ध्रुवीय क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं?
वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? मौसम कहते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कितने हैं? 12। सही उत्तर होगा 12। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी कंफ्यूज रहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तब आता है 1935। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1949। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ है 1904 में। कब हुआ है? 1904 में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे पुरानी है। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, तो कौन सा है? श्रीनगर है। देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान में। तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसे मावठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मावठ भी कहा जाता है, जो कि सर्दी में ये वर्षा होती है। लगभग 3 से 4 दिन की वर्षा रहती है। ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ओके, तो राइट आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। अगला प्रश्न है 45, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। काजरी, आफरी, जाफरी, ये सभी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। भारत के निजी क्षेत्र का सबसे पहला व सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पहला इस्पात कारखाना हो जाएगा टिस्को। राइट आंसर है टिस्को। तूतीकोरन पतन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप हो जाएंगे एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया का है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि में बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु केवल एक ही राष्ट्रीय आयोग बनाया जा सकता है। अलग अलग स्टेट पे राज्य आयोग बनाया जा सकते हैं और जिला मंच पर अलग बनाए जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्र की बात है तो राष्ट्र के लिए एक ही होगा, जैसे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली। ओके, तो ये थे टोटल 50 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।